ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चुनावी सियासत पर है। नागरिकता संशोधन कानून 4 साल पहले संसद में पारित हुआ, उसके नियम 4 दिन पहले लागू हुए हैं। देश की कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 150 से ज्यादा अर्जियां हैं, लेकिन कोई स्थगन नहीं। फिर भी जब चुनाव के ऐन पहले सरकार सीए के नियम लागू करती है तो सियासी सवाल खड़े होंगे ही। विपक्ष तरह तरह के सवाल उठाता है, धार्मिक आधार पर बनाए गए कानून को असंवैधानिक बताता है, मुस्लिम विरोधी कानून करार देता है, ध्रुवीकरण के लिए बनाया गया कानून कहता है। कई राज्यों ने उसे नहीं लागू करने की धमकी भी दे डाली है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि पड़ोसी मुल्क से 2.5 करोड़ हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई आएंगे तो देश में बलात्कार, दंगा, डकैती शुरू कर देंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। इसके विरोध में आज दिल्ली में शरणार्थियों ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। उधर सरकार का कहना है कि जो लोग 2014 तक भारत में आ चुके हैं उनके लिए ये कानून है, तो केजरीवाल जानबूझकर झूठ और अफवाह की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री की ओर से आज एक एक तमाम सवालों के जवाब दिए गए। जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर, जवाब ममता बनर्जी की ओर से दागे जा रहे प्रश्न पर और जवाब दक्षिण से कई विरोधी दलों की ओर से जिस तरह दो टूक कहा गया है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, उस पर साफ साफ कह दिया है गृह मंत्री ने कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो केंद्र की ओर से लागू किए गए तमाम कानूनों को इस तरह से चुनौती दे पाए। विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों का आज सरकार की ओर से जवाब दिया गया। सीए को लेकर विपक्षी दलों का जो रुख नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार के चुनाव में सीए कानूनी मुद्दा बनने जा रहा है? क्या सीए के बाद एनआरसी की अफवाह में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? और क्या देश के मुसलमान अब सीए के नाम पर राजनीतिक दलों के फैलाए भ्रम के झांसे में नहीं आने वाले हैं? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम दावों और सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएए विरोध की सियासत सुलगाने के चक्कर में सीएम केजरीवाल ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख शरणार्थियों का अपमान हुआ, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए दूसरे ही दिन झंडे, पोस्टर, प्लेकार्ड लेकर शरणार्थी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। कल सीएम ने कहा था कि सीएए के कारण 2.5 करोड़ हिंदू, सिख, पारसी, जैन भारत आएंगे तो बलात्कार, दंगे, डकैती, चोरी बढ़ेगी। प्रदर्शनकारी पूछ रहे थे कि दशकों से भारत में रह रहे ये लोग क्या चोर हैं? देखो लड़कियां बहनें कितनी खड़ी हैं, ये चोर हैं। वो ऐसे बोलता रहता है ये चोर हैं, डेंगू वाले, ये केजरीवाल चोर, वो खुद चोर है। केजरीवाल ने जो हमारे साथ किया है ये हम नहीं भूलेंगे, इसने हमें चोर बोला है। जो पाकिस्तान में दुखी होते थे उससे भी ज्यादा दुख हुआ है। केजरीवाल को क्यों जलन भाई? हिंदुस्तान का खून अंदर है, तब लेके जा रहे हैं। केजरीवाल को तो शर्म है नहीं, हिंदू को है। दरअसल सीएए के विरोध में चल रही चुनावी राजनीति में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं, कई विरोधी नेताओं ने सरकार की मंशा, कानून की संवैधानिकता से लेकर मानवता तक के सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन सवालों के जवाब दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। हालांकि केजरीवाल पिछले 2 दिनों में 3 बार वही बातें दोहरा चुके हैं कि सीए कानून बनने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2.5 करोड़ गैर मुस्लिम गरीब शरणार्थी भारत आ जाएंगे, जबकि सीए कानून में कट ऑफ डेट 2014 का रखा गया है। सरकार बार बार कह रही है कि कानून को लेकर उठाए गए सारे सवाल और आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के
उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? सीएए कानून के बने 4 साल हो चुके हैं। कानून के नियम लागू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इस कानून के तहत नागरिकता देने वाले सिस्टम में केंद्र सरकार के अफसर ही मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि दबाव बढ़ने पर कानून वापस भी हो सकता है। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीए पर चल रही सियासत में ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन और पिनराई विजयन तक कह चुके हैं कि वो अपने राज्यों में इसे लागू नहीं करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता का विषय केंद्र का विषय है और इस पर कानून बनाना और लागू करना संवैधानिक बाध्यता है। अमित शाह ने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि सीए को लेकर विरोध सिर्फ चुनावी है और चुनाव के बाद सभी दल और सरकारें इसका समर्थन करेंगी। सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सीएए पर क्या विपक्षी दलों की ओर से झूठ की राजनीति की जा रही है, इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करने वाले हैं। आपको बता दें, अर्जुन सिंह जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह बीजेपी में फिर से शामिल हो गए क्योंकि टीएमसी ने इस बार अर्जुन सिंह को टिकट नहीं दिया है। लेकिन शामिल होने के साथ ही अर्जुन सिंह का ये कहना है कि मैं टिकट के लिए नहीं बल्कि बैरकपुर को बचाने के लिए, इंसाफ इंसानियत की राजनीति में विश्वास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं, टिकट के लिए बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अर्जुन सिंह कहते हैं माय फाइट इज फॉर संदेश खाली। वो संदेश खाली का भी जिक्र करते हैं कि मैं तो संदेश खाली के लिए लड़ रहा हूं। जब लीडर ऑफ द हाउस सीएम सपोर्ट शाहजहां शेख यू नो यू कांट सपोर्ट, मतलब इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहजहां शेख जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप संदेश खाली की महिलाओं की ओर से लगाए गए, जब सीएम उसका सपोर्ट कर रही हैं तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं। और उनकी ओर से कहा गया है कि मैं संदेश खाली पर विरोध करता रहूंगा। उनका बैरकपुर को वो संदेश खाली नहीं बनने देना चाहते हैं, ये भी बात उनकी ओर से कही गई है। और लिखते हैं वो आई एम गोइंग टू दिल्ली, विल ज्वाइन बीजेपी टू सेव बैरकपुर, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अर्जुन सिंह पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में गए और फिर बीजेपी में वापस आ गए और अब उनकी ओर से ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि उनका टिकट टीएमसी से कट गया था, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि टिकट के लिए मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं बैरकपुर को नहीं बनने दूंगा संदेश खाली। ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अर्जुन सिंह की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, सुनिए। আমার আজকে টাইমটা এখনো ঠিক হয়নি কটার সময় আমি জয়েন করব, কিন্তু আমি জয়েন করব বিজেপিতে, এটা নিশ্চিত আছে। টাইমটা শুধু ফ্যাক্টর আছে, কোন সময় কখন আমি যাব, এটা একটা দেড়টার সময় আমার কাছে খবর আসবে, সূচনা আসবে, তারপরে আমি এটা ফাইনাল করব। অফিসিয়ালি আমি বিজেপিতে জয়েন করছি, এর মধ্যে কোনো আর সন্দেহ নেই। শুধু समय अपेक्षा टाइमटा ये আছে। दिल्ली आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन टिकट के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपने टीएमसी के सांसद अर्जुन सिंह को
सुन लिया है, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो शाहजहां शेख की भी बात करते हुए यहां पर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि संदेश खाली का सपोर्ट जब लीडर ऑफ उन्होंने ममता बनर्जी का नाम दिया, जब उनकी ओर से किया जा रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसीलिए बैरकपुर जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसको वो संदेश खाली नहीं बनने देंगे, ये कहा है सांसद अर्जुन सिंह ने। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद अब उनकी ओर से क्या बयान आएगा आगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सीए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो प्रियंका कक्कड़ जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी कह रही है कि हिंदू विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल, और आज गृह मंत्री ने कहा है कि दरअसल करप्शन के केसेस को देखकर उनकी ओर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने कहा आपा खो दिया है अरविंद केजरीवाल ने, इस वजह से उनकी ओर से गलत बयानबाजी की जा रही है, जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहली बात तो अगर हम करप्ट होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते। दूसरी बात, देशद्रोही है भाजपा। हमारे देश के किसानों को, अन्नदाता को, वो पंजाब से दिल्ली नहीं आ पा रहे, उनको हरियाणा में रोका जा रहा है, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कीलें ठोकी जा रही हैं, सीमेंट की दीवारें, सीमेंट की बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली ना पहुंच पाए। पर आज हमने देखा पाकिस्तानी लोग वो सीएम हाउस के आगे, जो साफ साफ वीडियो में बता रहे हैं कि वो 2014 के बाद आए, वो सीएम हाउस के आगे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं पूरी पुलिस सुरक्षा में। ये कैसे हो पा रहा है? हमारे देश का कानून कहता है कोई फॉरेन नेशनल देश में पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भाजपा क्यों उनको बचाव दे रही है? दूसरी बात, आप ये बताइए मेरे को कि ये क्या कर रहे हैं लगातार 2017 से, मुझे फैक्ट चेक कर ले कोई भी, 2018 से लेकर 2023 तक इन्होंने इंडिया म्यांमार का रास्ता खोल दिया चुपके से। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने अवैध लोग हमारे देश में आ गए, अब कह रहे हैं उनको बसाएंगे, कह रहे हैं 2014 की डेडलाइन है। तो इनसे पूछ लीजिए ये कैसे नागरिकता कानून 1955 के अनुसार म्यांमार के जो रोहिंग्या या अहमदिया मुसलमान है वो आ सकते हैं प्रियंका कक्कड़ जी हिंदुस्तान, और उनके लिए एक अलग प्रावधान किया गया है, तो उसको इस मामले से आप कैसे जोड़ सकती हैं? हाँ, इन्होंने बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने बंद कर दिया। 2018 से 2023 तक था, चुपचाप किया और बंद कर दिया। हाँ। ये सारे बॉर्डर्स खोल के हमारे देश के संसाधनों पे, जो हमारे बच्चों का, हमारे लिए जो संसाधन है, जो पर्याप्त नहीं पड़ रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 93,000 जॉब्स की एप्लीकेशन आई 64 पियोन पोजीशन के लिए, जिसमें 3700 PhD लोग थे, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट लोग थे। ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे आज 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया इस भाजपा ने। आज अब इनको संसाधन, इनको नागरिकता, इनको बिजली, पानी, घर देने के लिए ये और कर्जा लेंगे। ये कहाँ रखेंगे? भाजपा के दफ्तर में रखेंगे उनको, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे इल्लीगली। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रही हैं कि इससे जो यहाँ के नागरिकों के अधिकार हैं वो छिनते हुए चले जाएंगे, दूसरों को ज्यादा मिलते हुए चले जाएंगे। उनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। देखिए, झूठ, भ्रष्टाचार, लगातार जो है लोगों को भ्रमित करना, ये सब आम आदमी पार्टी, जो अराजक आतंकवादी पार्टी है, उसके लक्षण है। लगातार जो है जिस तरह से केजरीवाल झूठ बोलते रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, जिस तरह से ताहिर जैसे देशद्रोहियों को, अमानतुल्ला जैसे भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों को पालते रहे हैं। स्वयं कुमार विश्वास ने बताया कि जो है पंजाब के अलगाववादियों से उनके किस तरह के संबंध रहे हैं। तो जो अलगाववादियों, अराजकतावादियों, आतंकवादियों के समर्थन में रहा हो, उस व्यक्ति से आप हिंदू शरणार्थियों के प्रति उसमें नफरत तो होगी ही होगी, क्योंकि खालिस्तानियों से चंदा लेने वाला पाकिस्तानियों के इशारे पर नाच ना रहा हो, इसमें तो जो है कोई नकार नहीं सकता है। तो जिस व्यक्ति के बयानों का दुरुपयोग जो है पाकिस्तान के शासक करते रहे हैं,
ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसा परम झूठा जो झूठ बोलकर अरुण जेटली जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांग चुका है, झूठ बोलकर नितिन गडकरी जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांग चुका है, अभी एक झूठ के मामले में नाक रगड़ने की उसकी स्थिति अदालत में फिर से बनी हुई है। ऐसे झूठे व्यक्ति और जो भ्रष्टाचार के मामले में इतना आकंठ डूबा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए दिन उसके जेल जाने की संभावनाएं व्यक्त करते रहते हैं, जिसका जेल मंत्री जो है वो जेल में रहकर जेल चलाता था और उसका उप मुख्यमंत्री रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का लगातार पाखंड करता था, झूठ बोलता था। ऐसे झूठे लोग, उनको जो महात्मा गांधी ने निश्चित किया था, ठीक है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निश्चित किया था, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने निश्चित किया था, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2003 में भारत की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में खड़े होकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मांग कर रहे थे, ठीक है, कि हमको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक शरणार्थी है उनको शरण देनी चाहिए। ठीक है, मैं एक एक टिप्पणी सभी मेहमानों से कर लूंगी, उसके बाद प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि कई बार शो में ऐसा हो चला है कि बड़ी खबर आने की वजह से बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। इस वजह से ओपनिंग टिप्पणी जल्दी जल्दी सबकी लेते हुए आपके पास आते हुए वारिस पठान साहब, किसकी नागरिकता चली जा रही है? आज गृहमंत्री अमित शाह की ओर से आप लोगों को भी जवाब दिया गया है कि आप स्पष्ट कीजिए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की ओर से क्यों की जा रही है? सीए में किसकी नागरिकता जारी है, ये स्पष्ट कीजिए आप। देखिए चित्रा जी, सीए का जो कानून है ये असंवैधानिक कानून है, क्योंकि ये रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया गया हुआ है। ये राइट टू इक्वालिटी का सरासर उल्लंघन है, इसलिए हम लोग इसका अपोज करते हैं। जब ये सीएबी का जब बिल आया था तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, हमारी पिटीशन पेंडिंग है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अब तक रूल्स फ्रेम नहीं हुए, अब रूल्स फ्रेम हो गए, अब हम आर्ग्यू करेंगे और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे उचित न्याय करेगी, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का सरासर उल्लंघन है। बात नंबर 2, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अमित शाह जो बोल रहे हैं सरासर झूठ बात कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 मरतबा कह चुका है, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि सीए आया है, अब एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा। हमारा यही बोलना है कि सीए को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, सीएए को आपको एनपीआर के साथ देखना होगा, एनआरसी के साथ देखना होगा। अब आपने, हमने, तमाम देशवासियों ने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के जेर निगरानी आसाम में एनआरसी की जब एक्टिविटी हुई, एनआरसी का जब काउंटिंग चालू किया, तब पता चला कि लाखों हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम ही उसमें मिसिंग थे। उतना ही नहीं, वहां पे कुछ मुसलमानों के नाम भी मिसिंग थे, जिसमें तो एक एक्स चीफ जस्टिस थे, उनकी फैमिली का नाम मिसिंग था। अब ये जो सीएए का कानून आया है, इस कानून के हिसाब से वो जो हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम मिसिंग है वहां पर, उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, मगर जो मुसलमान लोगों के नाम मिसिंग है उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसका विरोध करते हैं। बात नंबर 3 जो बहुत अहम है इस वक्त के लिए, मोदी, आपको, हमको सबको पता है कि 3-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो 5 साल से सरकार सो रही थी, अचानक से रमजान के एक दिन पहले मुसलमानों को इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अचानक लेकर आ गए आप, पोलराइज करने के लिए लाया ना। यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम मुद्दों में जो फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट के, विकास के, जॉब प्रोवाइड करने में, वो नहीं दे सकी, तो पोलराइज करने के लिए अब उन्होंने सीए का मुद्दा लेकर आ गए। ध्रुवीकरण के लिए सारी कोशिश की क्या संगीत रागी जी? ठीक है, हो गया, वो तो चुपचाप बैठ गया कहीं भी। ठीक है, और दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के मुसलमानों को क्या ये कवायद है सीए के जरिए? और वो कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आप लोग कुछ भी कहते रहे। देखिए चित्रा जी, हिंदू इस्लामिक टेररिज्म से भाग करके आए हैं, वो यहाँ पर शरणार्थी हैं। उनके लिए कोई सऊदी अरब नहीं है, वो मक्का में जाकर के नहीं रह सकते, वो मलेशिया में जाकर के नहीं रह सकते, वो तुर्कमेनिस्तान में जाकर के नहीं रह सकते। हिंदुस्तानों के लिए, हिंदुओं के लिए एक अकेला देश है जहां वो शरण आकर के रह सकते हैं, और ये वाकई वहां आकर के यदि रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देना हमारा फर्ज है। और हमारे पार्टीशन के बावजूद हमारे देश के नेताओं ने उन्हें कहा था कि ये भारत का दरवाजा आपके लिए खुला है, सो खुला है। दूसरी बात, मुसलमान जो बाहर से आकर के रह रहा है वो घुसपैठिया है, क्योंकि वहां से वो प्रताड़ित होकर के नहीं आया है। वो भारत में हिंदुओं की जो जनसंख्या है, वो डेमोग्राफी है, वो खत्म करने के लिए और पैन इस्लाम के नारे के तहत आया है। ऐसे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की आवश्यकता है, और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है,
और ये आज से नहीं, जब आसाम के अंदर मूवमेंट चला था तब से इस बात थी कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको यहां से बाहर करो। हितेश्वर साइकिया ने कहा था, जायसवाल जी जब थे होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने घुसपैठियों के बारे में कहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात की। इंद्रजीत गुप्ता जो है वो सीपीआई के थे, उन्होंने घुसपैठियों के बारे में बोला था। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो बंगाल में घुसपैठियों की बात करती है। एसके सिन्हा की रिपोर्ट थी जो आसाम के बारे में डिटेल कि यहां की पूरी डेमोग्राफी वहां के बदल दिया है जो नेटिव सिटीजन से। लेकिन भारत के मुसलमान इन बांग्लादेशी, इन पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बसाने की बात करते हैं जिनके पुरखों ने यह कह करके इस देश का विभाजन किया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। खतरा यह है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान यदि भारत में आएंगे तो भारत की न सिर्फ जनसंख्या में, डेमोग्राफी में चेंज होगा, बल्कि भारत के दुश्मन को हम यहाँ पर रहने की एक चुनाव प्रकार के पहले लेकर आएंगे। नहीं, इतनी सारी बातें आप बोल रहे हैं, चुनाव के पहले लेकर आएंगे। देखिए ना, जब उन्होंने कहा कि 4 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट में। देखिए ये आज से नहीं हो रहा था। देखिए 2019 के जो जीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद जो है आपने देखा कि दंगे हुए, शाहीन बाग हुए, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक है कि इसको हैंडल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और एक बात और, यही अरविंद केजरीवाल विकासपुरी में आप चले जाइए, कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कितने अफगानिस्तानी रह रहे हैं। अरुण शौरी ने 1992 में लिखा था कि 7% जनसंख्या जो है वो दिल्ली और एनसीआर के रीजन में बांग्लादेशी आकर के बैठे। उनकी जनसंख्या कितनी मल्टीप्लाई कर गई होगी। पूरी डेमोग्राफी दिल्ली की बदल चुकी है। उन लोगों ने, सुनिए 10 सेकंड। लेकिन इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए ये सारे के सारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ आकर के। केजरीवाल जो भारतीय राजनीति के, ठीक है, केजरीवाल को मैं कहता हूं कि काल नेमी है भारतीय राजनीति। वो जो बुर्का पहन रखे थे ना सेकुलरिज्म का, वो बाहर निकल करके आ गया। मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात तो बताना होगा ना। देखिए आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अगर धार्मिक आधार पर सताए गए लोग हैं, पाकिस्तान से अक्सर आज ही आज तक ने रिपोर्ट की है, गुजरात में कई लोगों ने आज तक से बातचीत की है, जो सताए हुए लोग हैं पाकिस्तान से, वो भारत में अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस वजह से मजबूरी में पलायन करके यहां पर शरण मांग रहे हैं। शरणार्थियों और घुसपैठियों में हिंदुस्तान को फर्क तो करना होगा ना प्रियंका कक्कड़ जी। अगर कोई आपसे शरण मांग रहा है कि हमारी बहू बेटी को लेकर वहां पर खतरा है, उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है, वो आपके शरण में आया है, तो फिर आप क्या बोलेंगे उससे कि नहीं आप जाइए वहां पर, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा रोजगार चला जा रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों को लेकर एक संधि भी है प्रियंका जी। चित्रा जी, आज चाहे लंदन हो, चाहे इटली हो, चाहे यूएस हो, हर जगह इलीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कनाडा ने एक टाइम पे अपने सारे बॉर्डर्स खोल दिए थे, सबको नागरिकता दे दी थी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बिल्कुल चरमरा गई है। आप कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हम अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। इनको ये कहां बसाएंगे? ये बसाएंगे आपके घर के सामने वाली झुग्गियों में। पाकिस्तानी रहते होंगे तो आप सेफ फील करेंगी, अपनी बेटी के लिए सेफ फील करेंगी, हम सेफ फील करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? चित्रा जी, आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उस प्रोटेस्ट का वीडियो देखिएगा। वहां पे रिपोर्टर ने लगातार बहुत लोगों से पूछा आप कब से भारत में हैं? उन्होंने कहा हम 5 साल पहले आए थे, हम 6 साल पहले आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले तो कानूनी उनको अलाउड नहीं है प्रोटेस्ट करना, भाजपा ने करने दिया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आगे जाकर ये लोग भी नागरिक बन जाएंगे। तो हम अपने संसाधनों को कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना डिवाइड करना चाह रहे हैं चित्रा जी? सारा विश्व आज मांग करता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। इकलौते मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अपने देश में रखेंगे। तो बताइए, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? आप खाली मुझे ये बता दीजिए, अगर आप इतना देख लीजिए कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो किसान है, जो लगातार दिल्ली आना चाह रहा है और उसको हरियाणा की सरकार बुलेट मार रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है, देश में इतने बड़े सीमेंट के वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, वो तो आ नहीं पा रहा दिल्ली। ये घुसपैठिए जो 2014 के बाद थे,
उनको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? वो खुद कह रहे हैं वो 2014 के बाद दिल्ली में आए, तो इनको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी किसका इशू है? बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि कोई हमारे देश में ना आ पाए, ये बुरी तरह से विफल रहे हैं मोदी जी। या तो उनकी नाकामी है या मिली भगत है। रुकिए, एक चीज और, प्रेम शुक्ला जी ने एक तो मुझसे पहले जो थे वो बहुत आपत्ति। देखिए आगे प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 2 लाइन। देखिए चित्रा जी, जो ये बिना आपत्ति दिए इनको, बिना आपत्तिजनक शब्दों के इनको बोलिए, बात करेंगे। ये प्लीज एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं तो कौन सा आपत्तिजनक शब्द का मैंने प्रयोग किया? कि मैं इनको पलट के मैंने जवाब कौन नहीं सा दे सकती। आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया? बस मेरी मैं आपको चुनौती बता में रही कोई हूँ, मैं आपत्तिजनक आपको शब्द का प्रयोग चेतावनी नहीं दे किया रही है। हूँ, क्योंकि मुझे फिर मैं बताइए भी कौन सा आपत्तिजनक शब्द है? मैं आपको नहीं बोल रही, मैं आपको नहीं बोल रही। आज आपत्तिजनक शब्द रेखांकित करें, प्रेम नहीं, वो शुक्ला आपको जी नहीं, संगीत मैंने रागी को रेखांकित करें कौन सा आपत्तिजनक शब्द ना आप हो। ठीक है, आराम मैंने से। कौन सा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किया? प्रेम शुक्ला जी, मैंने वो कौन सा आपको नहीं, आपत्तिजनक संगीत शब्द रागी जी को प्रयोग अरे बोलने मैं की आपसे पूछी बात है। नहीं उनको कर रही मैंने थी, आपकी टोक बात दिया का था। जवाब देना है मेन मुद्दे मुझे पर रहते हैं, अभी। इधर उधर नहीं जाते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन हाँ। यहाँ संगीत रागी जी आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए, लेकिन कौन बड़े सा सारे आपसे बात सवाल करने के उठेंगे। लिए मरे जा रहे हैं जी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो प्रियंका मुझे आपकी कक्कड़ बात जी का जवाब देना है प्रेम शुक्ला जी, मैं ये कह प्रियंका रही हूँ। कक्कड़ जी जो ये बात कह रही हैं कि यहाँ पर संसाधनों पर दबाव पड़ दीजिए रहा ना है, जवाब, मैं तो कब मना यही कर रहा सवाल आप बांग्लादेशियों के घुसपैठियों पर क्यों नहीं आपने जिक्र किया? रोहिंग्या दिल्ली में आकर खड़े थे, तब उस समय आपने क्यों नहीं आया? दरअसल इसकी राजनीति क्या है मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का विकल्प के तौर पे मुस्लिम वोटों के लिए एक प्रतियोगिता हो रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के वोट बैंक जो है वो अब उसकी मोनोपोली नहीं रहे। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाना चाहती है, गुजरात में जाना चाहती है, गोवा में जाना चाहती है, अन्य राज्यों में जाना चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली दफा तक आम आदमी पार्टी इन घुसपैठियों के पक्ष में नहीं खड़ी हो रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इनका जब तक हम मोबिलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए ये राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं रहा, हमारा एक्सपेंशन नहीं हुआ। लेकिन यही इनके लिए जिसको कहते हैं ना वाटरलू साबित होगा। दिल्ली का हिंदू देख रहा है कि कैसे गैर हिंदुओं के खिलाफ जो है अब मैं जरा प्रेम शुक्ला कर जी रहे की हैं। टिप्पणी लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, दक्षिण के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सबकी ओर से कह दिया गया है कि आप लेकर तो आए हैं लेकिन राज्य सरकारें उसको लागू नहीं होने देंगी। प्रेम शुक्ला जी, और चुनाव के ठीक पहले लेकर क्या आप ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में? अब अगर मान लीजिए कि चुनाव के पहले ले आए तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? ये तो 1947 के बाद ही महात्मा गांधी चाहते थे कि आना चाहिए, ये तो संकल्प था देश का। तो आपने 12-13 चुनाव तक नहीं किया, तो क्या आप ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे? मुस्लिमों का मत लेना चाह रहे थे? ये कहना है कांग्रेस का, ये कहना ममता बनर्जी का, ये कहना है केजरीवाल जी का। और दिल्ली से बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए आम आदमी पार्टी का क्या प्रयास रहा है, जरा रेखांकित कर दीजिए। बांग्लादेशियों को निकालने की बात बंगाल में उठती है तो ममता बनर्जी छाती पीटने लगती हैं। असम से बांग्लादेशियों को निकालने की बात होती तो लोग पीड़ित हो जाते हैं। मुंबई में रोहिंग्या के समर्थन में जो है आजाद मैदान में नंगा नाच किया मुसलमानों ने, और जब नंगा नाच किया तो ये भाई श्रीमान वारिस पठान जो है दंगाइयों के पक्ष में खड़े थे। रोहिंग्या को तो जो है आप यहाँ शरण दीजिए, उसके लिए ये नंगा नाच करेंगे। लेकिन जिनको उत्पीड़ित किया गया है, जिनके समर्थन में महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक इस देश को लगातार संबोधित करते रहे, संकल्प लेते रहे हैं, उन शरणार्थियों को, चूंकि हिंदू है, मुझे बताइए कौन सा जैन जो है आतंकवादी है जो वहां से शरणार्थी बनकर आया है? कौन सा सिख आतंकवादी है? कौन सा सिख जो है डकैती के केस में वहां से आया? कौन सा पारसी आतंकवादी आज तक निकला है? एक पारसी का नाम मुझे बता दीजिए जो पाकिस्तान से भारत में आया और आतंकी गतिविधि में शामिल हुआ। रोहिंग्या के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के प्रमाण है, लेकिन जैन आतंकवादी कहना चाह रहे हैं आप, हिंदू आतंकवादी कहना चाह रहे हैं। ये केजरीवाल हिंदुओं को आतंकवादी कह रहा है। इससे अधिक जो है हिंदुओं को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म क्या हो सकता है? ये केजरीवाल ने क्या अपना धर्मांतरण कर लिया है क्या कि हिंदुओं को आतंकवादी कह रहा है, जैनों को आतंकवादी कह रहा है, पारसियों को आतंकवादी कह रहा है? ईसाई आतंकवादी है क्या? जो पाकिस्तान बांग्लादेश से उत्पीड़ित होकर जो लोग आए हैं तो उसमें से कौन आतंकवादी है? किसके खिलाफ आतंकवाद का कौन सा? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अगर मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि ममता बनर्जी और दक्षिण से जो आवाज उठी है उसमें मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा, ये आरोप आप लोगों पर लगाए गए हैं। तो मुस्लिम नागरिकों के लिए क्यों नहीं इस तरह की कोई व्यवस्था है जैसा कि आप बाकी धर्मों के लिए कर रहे हैं?
नहीं, ये प्रश्न नहीं, मुस्लिम गलत है। आप इसका आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत उत्तम उत्तर दिया। लागू होने इसका अरे हमको बोलने दो ना। कैसे होगा बताइए। एक इस्लामी देश में इस्लामी देश में बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है कि हिंदुओं के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है कि मुसलमानों के साथ हो रहा है। अफगानिस्तान में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को ले आना पड़ा कि कुरान शरीफ को लाना पड़ा, मुझे बताइए ना। अफगानिस्तान में किसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है? अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़न मुसलमानों का हो रहा है कि हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों का हो रहा है? तो आप जो है कैसे दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है जी? और आप जब संविधान की दुहाई देते हैं, समता की दुहाई देते हैं, तो संविधान भारत के नागरिकों के लिए समता की बात करता है, वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए थोड़ा समता की बात करता है। हम किस नागरिक को भारत की नागरिकता देंगे, ये भारत का जो नागरिकता अधिनियम तय करेगा एक, और हम किस सेट के लिए कौन सा कानून बनाएंगे, भारत का संविधान इसका अधिकार भारत की संसद को देता है। ठीक है, इसका अधिकार जो है किसी एक व्यक्ति के जो है कट्टरता के आधार पर निश्चित नहीं हो सकती है। वारिस पठान जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, सबकी बातें मैंने सुना, बहुत देर से सुन रहा था मैं। अभी यही आप देख लीजिए किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, किस तरह से इक्वालिटी का जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर यदि मुसलमान यहाँ पर आ गया, रह रहा है, तो घुसपैठिया हो गया, और अगर वहीं पर हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई आ गया तो वो शरणार्थी हो गया। ये पैमाना डिस्क्रिमिनेशन का, इक्वालिटी का लगाने वाले ये लोग कौन होते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये लगाएंगे? अभी प्रेम शुक्ला ने कहा कि किस तरह से कोई हिंदू आतंकवादी हो सकता है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपना धर्म छोड़ दिया क्या? वो भी तो अभी तक तो आतंकवादी के केस में, मालेगांव के ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व है। वो नहीं, उसे धर्म चेंज कर दी क्या उसने? हिंदू है ना वो भी, तो सनातनी है वो भी। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आतंकवादी हो ही नहीं सकता है मुसलमान। इस आधार पर अरे आ जाएगा, इस आधार पर आप सारे रजाकार आतंकवादी हैं। मुझे बोलने दो, आप बोल रहे थे मैं कितनी अच्छी रिसर्च सुन रहा था, देखो मजा नहीं आएगा। जी की बात सुन लीजिए, चले गए, जिसको एक एक करके अपनी बात रखेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। फिर क्या होगा? मैं आ रही हूँ, एक बार वारिस जी की बात हो जाए। नहीं, फिर क्या होगा? प्लीज आप बोलेंगे, फिर मैं बीच में बोलूंगा। ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा एक दूसरे के, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, जो रजाकार थे वो तो चले गए, मगर जो गोडसे था ना देश का सबसे पहला आतंकवादी, वो तो नहीं गए ना। गोडसे की औलाद अब तक जिंदा है, गोडसे की नाजायज औलादे अब तक जिंदा है ना। प्रेम शुक्ला है ना, महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला गोडसे देश का सबसे बड़ा की नाजायज औलादे छाती पीट रही है। आतंकवादी सबसे बड़ा तो गोडसे था, सबसे बड़ा। सर, आप लोगों से किस टॉपिक पर बहस की जा रही है, आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी जुबान की मर्यादा देखिए। लगाम दिखती नहीं है जुबान पर, लेकिन लगा कर रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा आप सबको इसका फॉलो किया जाना चाहिए। सीए पर बात हो रही है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए वारिस पठान जी। प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी प्लीज सर। लेकिन एकदम स्पष्ट मैं कर दूं, लगाम जुबान पर दिखती नहीं है, लेकिन लगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कई मुल्कों में इस चैनल को देखा जाता है और पूरा देश देखता है। प्लीज मेरी गुजारिश है आप लोगों से, विनम्र गुजारिश है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बराबर बात है आपकी, बोलिए। और आप जरा ये गुजारिश उनसे भी करिए, दोनों लोगों से गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, चारों से गुजारिश है। बोलिए, जिसको बोलने दे। मैं बीच में नहीं बोला, नहीं, मुझे आप नहीं गुजारिश कर सकते, मैं बीच में नहीं बोला, आप उसको बोलिए। आप प्रेम शुक्ला को बोल सकते, मेरे को नहीं बोल सकते आप कुछ भी। मैंने बीच में नहीं बोला, मैं चाहता तो उससे भारी मेरा आवाज है, चुप करा सकता हूं मैं उसको, मैंने नहीं बोला। सर, इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी को बोल सकते हैं, इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं, मेरा टर्न है, मैं बोलूंगा। नहीं, अरे आप दोनों को क्या पैमाना है आपका दोनों को बोलने का? ठीक है, सुनिए बात, सुनिए। अच्छा, आराम से सुनिए, रोजा है, थोड़ा आराम से देखिए। चित्रा जी, मेरा मूल सवाल एक ही था कि इस वक्त लाने की क्या जरूरत है? 5 साल से सो रहे थे क्या? अमित शाह तो 5 साल से बोल रहे CAA आया है, अब NRC आएगा, OACG, अभी NPR लाएगा, OACG। क्यों, वजह क्या है पता है? लोग इनको सवाल कर रहे हैं ना, इनके पास मुंह नहीं है दिखाने का। सारी गारंटियां मोदी की फेल हो चुकी है, इनके साथ गठबंधन में कोई आने को तैयार नहीं हो रहा है। गठबंधन कर रहे हैं, डर है। 400 की बात करे, डर तो 200 क्रॉस कर देगा इनको लग गया है। 15 लाख जवाब। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद वारिस पठान जी अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। बड़ी खबर यह है, शरणार्थियों के प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है, दिल्ली पुलिस ने संरक्षण देकर ये प्रदर्शन करवाया है।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपको बताते चले कि आज तमाम शरणार्थियों की ओर से जबरदस्त तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान संरक्षण दिया। बीजेपी ने समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जल्दी से टिप्पणी वारिस पठान जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जी नहीं, पाकिस्तानियों के सुर में सुर मिलाने का कुकर्म केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल केजरीवाल की पार्टी खड़ी करती है। केजरीवाल के मित्र कुमार विश्वास बताते हैं किस तरह से खालिस्तानियों के समर्थन में श्रीमान केजरीवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल के लोग किस तरह से दंगे करते हैं, सीएए के विरोध में किस तरह से दंगे दिल्ली में करते हैं और किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे के ठीक पूर्व में भारत की इमेज को बिगाड़ने के लिए केजरीवाल की पार्टी के जो पार्षद थे वो किस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की हत्या का कुत्सित कुकांड करते हैं, यह भी भारत जानता है। केजरीवाल की दुर्दशा जो है वो बता रही है कि उनका आपा वो खो चुके हैं और आपा खो जाने के कारण जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। शरणार्थियों से उनको नफरत है और घुसपैठियों से प्यार है। उनका घुसपैठियों से, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से, पाकिस्तानी घुसपैठियों से, आतंकवादियों, अराजकतावादियों से उनकी मोहब्बत ये बताती है कि देशद्रोह जो है वो उनके रक्त में गहरे भिन गया है। ठीक है प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी को रोकना पड़ा था, इस वजह से मैं उनकी टिप्पणी। वारिस साहब देखिए, पहले तो आप बड़े नाराज हो गए थे, अब प्रेम शुक्ला जी के बीच में बोले जा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्रियंका जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। बोले वारिस पठान जी। जी देखिए, उन्होंने कहा कि जो अभी घुसपैठी आए ये कर रहे, शरारती आ गए, शरारती लोग आके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के सामने ये सब कर रहे हैं, तो यही तो है ना डर कि इतने सारे लोगों को ले रहे हो। इंग्लैंड बोल रहा है कि हमारे पास जो इतने सारे लोग हैं उनको ले लीजिए, तो उनको तो मोदी जी ला नहीं रहे, भाई उनको भी ले लो ना। हमारे जो भारतीय वहां पे रह रहे नहीं आना चाहते उनको नहीं लेंगे। मतलब ये जो कानून लाना है सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को भी ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सब समझदार है, सबको पता है कि इससे फायदा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान है। दलित भाइयों को भी नुकसान होना है, इससे मुसलमानों को नुकसान है। इसमें अब एनपीआर लेके आएंगे, करोड़ों रुपया देश का टैक्स पेयर का पैसा चला जाएगा, उसमें पता चलेगा कि इनका नाम नहीं है, फलाने का नाम नहीं है। सबको काम पे लगा दो, कागज लेके घूमते रहो यहां से वहां, यहां नहीं मिला तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में चले जाओ। आपको पता है ना चित्रा जी, सीमांचल में कितनी बार बाढ़ आती है साल में। अब बाढ़ आई, साल में इंसानों के कागज क्या कपड़े लत्ते सब भीग जाते हैं। अब वो बेचारा गरीब आदमी इतने बरसों का कागज कहां से ढूंढ के लाएगा, ये तो बताइए आप मेरे को। उसके बारे में तो मोदी अमित शाह कभी सोचेंगे नहीं कि उसको कितनी तकलीफ होगी, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो कायदा लाने के पहले तो सोचना चाहिए इंसान सरकार को कि इससे फायदा हमको क्या है, नुकसान क्या है हमको। बस कुछ नहीं, हमको पोलराइज करना है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, CAA लाने वाले थे नहीं लाए मोदी जी, फेल हो गए आप, हमने लेके आ गया। राम मंदिर बनाने वाले थे नहीं बनाए मोदी जी, हमने बना दिया। तो बस इसी बुनियाद के ऊपर 2024 का चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं। मगर मुझे यकीन है इस मर्तबा के देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनको करारा जवाब मिलेगा और नहीं जीतेंगे। 200 पार के वांदे, इसलिए सबको पकड़ के ला रहे। चलो मैं पूछता हूं डेवलपमेंट में क्या क्या रहे, 15 लाख आया नहीं ना प्रेम शुक्ला तुम्हारे अकाउंट में, आ गया क्या? तो मुंबई के अकाउंट का नंबर बता दो, बैंक का चेक कर लेंगे। नहीं यार, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार होकर सब घूम रहा है। इस तरह के गैर असंवैधानिक कानून, असंवैधानिक कानून, अब मैं तू तड़ाक शुरू हो जाऊंगा चित्रा जी, प्रवचन असंवैधानिक कानून बनाने का। तू तड़ाक शुरू हो गया, जरा को समझाइए। चित्रा जी मुझे जवाब देना, इन्होंने बहुत कुछ बोला हमारे लिए। ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, क्यों लाए उसको? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्यों लाए तुमने ये कानून? बताओ मेरे को, एक वजह बताओ लाने का, एक वजह। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी बात कर रहे थे वारिस पठान जी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे मामले वो जैन, पारसी और बाकी धर्मों के बारे में बोल रहे थे। प्रियंका कक्कड़ जी, कोई सबूत है क्या? क्योंकि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ हाल ही में आए हुए लोग हैं, जबकि कई ऐसे भी लोग थे जो सालों से हिंदुस्तान में पहले से ही रह रहे हैं। 15 साल, प्रियंका 20 साल कक्कड़ से जी रह रहे हैं। अब संगीत रागी जी कह रहे हैं 15 साल 20 साल से रह रहे हैं और वो शरणार्थी हैं। चित्रा जी मुझे एक बात बताइए, चित्रा जी,
शरणार्थी कौन, ये भाजपा डिसाइड कर रही है। उग्रवादी कौन, ये भाजपा डिसाइड कर रही है। भाजपा नहीं, संसद रोहिंग्या ने कौन, ये डिसाइड किया है भाजपा भाई। डिसाइड कर रही ये है। क्या बात बसा- हुई? जो कोई भी हो, कोई भी हो, संसद कोई भी ने हो, डिसाइड हमारे किया है। प्रियंका कक्कड़ ये जी, संसद ने क्योंकि डिसाइड भारत किया है। को नागरिकता अरविंद देने का केजरीवाल को अधिकार डिसाइड करने का संविधान अधिकार और नहीं संसद है। देकर रखा है प्रियंका कक्कड़ जी। मेरी भाजपा बात ने डिसाइड सुनिए। कर रही है, मेरी संसद में बात डिसाइड हो रहा मुझे है। पता है ये बात। हाँ। मेरी बात सुनिए। तो भाजपा कैसे डिसाइड उनके कर पास- रही है? उनके पास तो कागज नहीं है ना। नहीं, कागज भारत तो की भाजपा संसद बना ने रही ये है तय ना, किया है कागज भाई। तो भाजपा बना रही, कागज तो है ही नहीं उनके पास। हाँ। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोली किसी के, प्लीज सुन लीजिए। हाँ। प्रेम शुक्ला जी ने झूठ पे झूठ पे झूठ बोले खाली, और बोला कि हम झूठे हैं। उनके पास एक तर्क नहीं था। वो कह रहे मैंने कोई झूठ नहीं बोल रही बोला। हूँ। क्या झूठ बोल रहे एक थे? झूठ 200 नहीं बोला करोड़ मैंने। का कर्जा नहीं हो गया, और इनको बसाने के लिए क्या आप अपनी जेब से पैसा लगाएंगे या हमारे नहीं, किसी टैक्स को पेयर जेब का से पैसा लगाने की बता जरूरत दीजिए, नहीं बता है। दीजिए मुझे, ये मुझे बता दीजिए। ये हिंदुस्तान का ये मुझे दायित्व बता बनता है दीजिए, कि इनको जो कहाँ हिंदू पूरी बसाएंगे? दुनिया में कहीं भी रोहिंग्या पीड़ित हो उसे वो शरणार्थी शरण हो, देगा। जो भी नाम लेकिन ले ले। बांग्लादेशी Borders, पाकिस्तानी borders मुसलमानों को सुरक्षा, भारत में शरण देने की ये बीच में कोई बोलने आवश्यकता लग नहीं जाते है, हैं ये। क्योंकि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों ने ही इस क्यों देश रखा का है फिर विभाजन आपने? किया था। पाकिस्तान क्यों रखा बना है? किस आधार आप पर था? डिपोर्ट क्यों नहीं इसको कर हमें पा रहे? गलतफहमी नहीं आपने रखनी डिपोर्ट चाहिए। क्यों नहीं इन किया? आपको मुसलमानों बोलने ने इस दीजिए। देश का आपने विभाजन डिपोर्ट किया क्यों था। नहीं किया ऐसे आपका? मुसलमानों के पुत्र को, पुत्रियों को डिपोर्ट क्यों नहीं जो किया घुसपैठ आपका? करके भारत क्यों की नहीं पूरी किया ऐसा डेमोग्राफी तो? बदलना चाहते क्यों हैं, रखा हुआ उनको आपने? कोई जगह नहीं देने क्यों के रखा कारण है है, आपने? यही क्योंकि तो जहां पूछ रहे जहां हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेश आप मुसलमान हमारे गए देश वहां की- वहां पर उन्होंने टेररिज्म ही फैलाया ये है। बोलने आज नहीं ब्रिटेन देते, के अंदर हमारे जाकर देश के की देख जनता लीजिए, कम है क्या? ब्रिटेन में कहा वो 140 कितने करोड़ टेरराइज लोग फील कम है कर रहे क्या? हैं। कि वो आप और ब्रिटेन लोगों जानता को है कि उनकी नागरिकता हालात देंगे, कहते हमारे हैं। संसाधनों आप जरा में हिस्सा ब्रिस्बेन देंगे। की हालत देख लीजिएगा, तब पता लगेगा कि ब्रिस्बेन में जो है पैसे। सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सीए को लेकर देश के भीतर राजनीति लगातार जारी है। ये राजनीति कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन राज्यों की ओर से ये जो बातें बार बार कही जा रही हैं कि हम तो लागू नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। आपको बताते चले कि नागरिकता के संबंध में सारी शक्तियां संविधान संसद को देता है और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अब आगे राज्य इसको किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।